हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स की। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरेशन्स, वो भी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स की। ठीक है। जनरेशन्स क्या होते हैं? जनरेशन मीन्स स्टेप इन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हुई, क्या अपग्रेडेशन हुई, क्या एडवांसमेंट हुई। ठीक है। जब हम कंप्यूटर जनरेशन्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ए कंप्यूटर इज़ और वाज बीइंग यूज्ड। कहने का मतलब ये, कंप्यूटर जब पहले यूज़ हो रहा था तब टेक्नोलॉजी क्या थी, और अब जब प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में जब कंप्यूटर यूज़ हो रहा है तो टेक्नोलॉजी क्या है। दिस इज़ नोन एज कंप्यूटर जनरेशन। स्टार्टिंग की बात करें, जब इनिशियल पीरियड की बात करें, जब हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करते थे तब हम सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ की बात करते थे कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या चेंजेस आई। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है कि हम जब जनरेशन की बात करते हैं तब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ही मिलके एक अंटायर, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ओके। ये था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, थोड़ा सा बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन है क्या। बेसिकली देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन्स। 5 कंप्यूटर जनरेशन है अभी तक, जिन जो अभी तक हमें मालूम है। एक आ गया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। और इसमें टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आई, वही हम जो जो चेंजेस आती रही फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में, वही हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या था? फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1946 से 59 है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो बुक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ रेफरेंसेस हैं, जिस चीज़ पे एग्री करते हैं, जिस टाइम पीरियड पे एग्री करते हैं, हम मैंने वही लिखा है। ठीक है। 1946 से 59 जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड है। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया एज ए सर्किटरी, और मैग्नेटिक ड्रम्स जिन्हें मेटल ड्रम बोला जाता था, उनको मेमोरी पर्पज़ के लिए, स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या हो गए थे? वैक्यूम ट्यूब्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स थे, जिनमें से गैस को रिमूव करके वैक्यूम क्रिएट की गई थी। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था? इलेक्ट्रोड्स होते थे जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते थे। तो इनको एज ए स्विच भी यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स को एम्पलीफायर भी, मतलब पावर इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है। फिर इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो थे बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया। बैच प्रोसेसिंग क्या होगी? बैच प्रोसेसिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम का जब हम बात करेंगे, वो फुल फ्लेज एक चैप्टर है, पूरा एक बुक है, तो इतना तो मैं बता नहीं सकूंगा। सिर्फ इतना बताता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें सिलेबस में है, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के होते हैं। ये थोड़ा हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी के लिए आउटलाइन समझ लीजिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक लिंक क्रिएट हो जाता है, एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए। बैच प्रोसेसिंग मीन्स पूरे का पूरा जो जॉब था, पूरे का जो पूरा प्रोसेस था, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते थे, उस प्रोसेस के बैचेस बनाते थे, फिर जाके उसकी प्रोसेसिंग होती थी। ठीक है। तो मतलब इसमें लोड ज़्यादा पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप को यूज़ किया गया एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की तरह, डाटा एंटर करने के लिए और डाटा की इंफॉर्मेशन जो हमें आउटपुट मिलती थी उसको रिसीव करने के लिए। ये जो हैं हमारे पास डिवाइसेस, पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप को यूज़ किया गया। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो सिर्फ मशीन कोड यूज़ करते हैं एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं, जीरो वंस की फॉर्म ही समझते थे, और कोई लैंग्वेज ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, नहीं समझ पाते थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका फीचर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है। ये देख लीजिए पहले, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ये पिक्चर है। ओके। ये पूरे एक हॉल में है, पूरे एक रूम में है, ये इतने साइज बड़ा था। फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स देख लेते हैं इसका क्या है। ये अनरिलायबल थे, यानी कि दी यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दीज कंप्यूटर्स। ठीक है। आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ सपोर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज को। ड्रॉबैक ही है, बहुत कॉस्टली होते थे, जनरेट करते थे लॉट ऑफ हीट, बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे,
इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही स्लो थे। देखिए बहुत ड्रॉबैक है। अब हम जनरेशन पढ़ रहे हैं ना, अब आगे आगे टेक्नोलॉजी आती रहेगी, तो ये जो जो इनमें खामियां थी, लिमिटेशन थी, इनमें मॉडिफिकेशन होती है, तो इनको ओवरकम किया जाता है। साइज़ बहुत बड़ा था, ह्यूज साइज से था, अभी मैंने आपको पिक्चर में बता दिया। एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। नॉन पोर्टेबल थे क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था, तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। ये थे इसके फीचर्स। अब इस जनरेशन के जो कुछ कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये आपको मेमोराइज करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। इसको भी, और पीछे जो मैंने बोल्ड लेटर्स में ब्लैक और रेड में लिखा है वो आपको याद करना होगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर थे एनाइक, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था, एनाइक नाम था उसका। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको इन्वेंट किया था, याद रखिएगा, जेपी एकट एंड मॉची। जेपी एकट और मॉची ने एनाइक जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको इन्वेंट किया था, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एडवैक। एडवैक भी था, फिर यूनिवैक था। आईबीएम की दो सीरीज थी, एक 701, एक 650, ठीक है। ये इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं कि आगे सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। ये आ गया हमारा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1959 से 65 है, ठीक है। 1959 से 65 आपका सेकंड जनरेशन का पीरियड आ गया। और इसमें क्या किया गया, पहले में वैक्यूम ट्यूब्स थे, इसमें ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। अब ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर की मैं आपको यहाँ पर बात सुनाता हूँ। ट्रांजिस्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो दो डिफरेंट जॉब परफॉर्म करते हैं, या तो वो एज ए स्विच काम करेंगे या एम्पलीफायर काम करेंगे। और जब ये स्विच तो हो गया ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच के तौर पे यूज़ हुआ, जब एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होते थे ना, तो ये पता क्या करते थे, ये एक एंड से आपकी करंट को, टाइनी छोटी करंट को ले जाते थे एज ए इनपुट करंट, और दूसरे एंड से आपकी आउटपुट करंट निकालते थे, एक जो कि एक लार्ज क्वांटिटी में होती थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट करंट निकालते थे, ठीक है, जब ये एज ए एम्पलीफायर परफॉर्म करते थे। कौन, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक कोर्स या मेटल ड्रम्स यूज़ किए गए प्राइमरी पर्पस के लिए, प्राइमरी मेमोरी पर्पस के लिए, यानी कि जो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। लेकिन मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ किया गया सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, यानी कि परमानेंट स्टोरेज के लिए, परमानेंट मेमोरी के तौर पे यूज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ उसमें मशीन लैंग्वेज थी, यहाँ पर लैंग्वेजेस और आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई असेंबली लैंग्वेज आ गई, और आ गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया गया। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, वो फर्स्ट जनरेशन में थी। असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स विच इज़ वेरी क्लोज टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है, जो कि मशीन लैंग्वेज के बड़ी क्लोज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं विच इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो हमारी समझ के बिल्कुल करीब हो, बहुत पास हो, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का यूज़ किया गया, जैसे कि फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, कोबोल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज़ किया गया, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया गया, बैच प्रोसेसिंग, पीछे की तरह मैंने बताया आपको फर्स्ट जनरेशन की तरह बैच प्रोसेसिंग इसमें था ही, मल्टी प्रोग्रामिंग भी यूज़ किया गया। बैच प्रोसेसिंग क्या हो गया, बैच प्रोसेसिंग ये हो गया कि ये क्या करता था, कोई भी जो आपका जॉब्स था उसको बैचेस में प्रोसेस करता था। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो गया, ये क्या करता था, इस जनरेशन के कंप्यूटर की कैपेबिलिटी थी कि इसके पास एक सिंगल सीपीयू होता था, और ये सेवरल प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता था, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स बाय ए सिंगल प्रोसेसर और ए सिंगल सीपीयू। बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता था। मल्टी मीनिंग बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। ये था सेकंड जनरेशन के बारे में। अब हम देखते हैं इसके सेकंड जनरेशन के कुछ फीचर्स थे, वही हम आप पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया, वो हमने पढ़ लिया। मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पीछे वाले रिलायबल नहीं थे, अनरिलायबल थे, इनमें थोड़ा बहुत इन पर रिलाई कर सकते थे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। अब देखो एडवांसमेंट होती रही है, ठीक है, जनरेशन तभी बोला गया है। स्मॉलर साइज,
इनका साइज स्मॉल था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ओके, देन जनरेटेड लेस हीट भी कम प्रोड्यूस करते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ओके, देन कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी को भी कम कंज्यूम करते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एडवांसमेंट हो रही है, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्टर थे, और कॉस्टली तो थे ही, अभी भी लिमिटेशन है, और एसी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये हीट अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अब देखते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे। इस जनरेशन में कंप्यूटर थे, इनको याद कर लीजिएगा जो भी हैं ये। IBM की सीरीज थी 1620, IBM 1794, CDC थे, CDC 3600, यूनिवैग था यहाँ पे, हनीवेल 400, ये यहाँ पर कंप्यूटर थे, इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। देन कम्स टू थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है वो 1965 से 71 है। ओके, और इसमें क्या किया गया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया और इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्वेंट किया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स हैं, ठीक है, आईसीज जिनको बोलते हैं, आईसीज को इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने। याद रखिएगा, आईसीज को इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली सिंगल एक कंपोनेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर एम्बेडेड हैं, रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, यानी कि एक सिंगल चिप में ये सब कुछ डाल दिया गया। जो भी इनके फंक्शंस थे ये अब सिंगल एक आईसी करेगा। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर थे, ट्रांजिस्टर का अलग फंक्शन होता था। ठीक है, लेकिन अब आईसी बना दिया गया। आईसी के बीच में ट्रांजिस्टर्स भी हैं, रेजिस्टर्स भी हैं, कैपेसिटर्स भी हैं, यानी कि एक सिंगल जो था आईसी वही अब सारा कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब अलग अलग हमें टेक्नोलॉजीज़ की, अलग अलग हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इसमें एक एडवांसमेंट होगी, अपग्रेडेशन होगी। ठीक है, फिर क्या था इसमें, माउस और कीबोर्ड को यूज़ किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम जो रिसोर्सेज हैं उनका हम एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग क्या है? टाइम शेयरिंग कहता है कि इट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलोज मैनी यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब ये, अगर बहुत सारे यूजर्स हैं जो अलग अलग टर्मिनल्स पे लोकेट हैं, ठीक है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल करेगा, ये अलो करेगा सभी यूजर्स को कि आप एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हो एट सेम टाइम। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम अलॉट कर दिया जाता है हर एक यूज़र्स के लिए कि आप भाई ये इस टाइम पे रिसोर्स अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो। इस टाइम पे रिसोर्स अवेलेबल है, मतलब अगर 10 यूज़र्स हैं, 10 को अलग अलग टाइम अलॉट कर दिया जाएगा कि आप इस टाइम पे रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग पहले बता दिया, एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल जॉब्स बाई सिंगल सीपीयू। कैपेबिलिटी थी उनकी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की कि वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते थे। ओके, और इसमें जो लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हुई वो भी बता देता हूँ कौन कौन सी। फॉर्ट्रॉन थी, फार्मूला ट्रांसलेशन, सेकंड और फोर्थ थी। कोबोल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पास्कल थी, PL1 थी। ठीक है, बेसिक थी, बिगिनर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एल्गोल, एल्गोरिदम इन लॉजिक, ये सारे जो थे ये हाई लेवल लैंग्वेजेस ये इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन के फीचर्स। ठीक है, अब फीचर की बात करें, आईसी को यूज़ किया गया। ठीक है, ये अभी मैंने बता दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन हो गई थी। ये थोड़े ज़्यादा रिलायबल थे सेकंड और वन के मुकाबले में। साइज स्मॉल था सेकंड और वन के मुकाबले में। लेस हीट प्रोड्यूस करते थे सेकंड और वन के मुकाबले में। ठीक है, फास्टर थे सेकंड और वन के मुकाबले में। लेस मेंटेनेंस होती थी सेकंड और वन के मुकाबले में। कॉस्टली थे लेकिन कम कॉस्टली थे, किसके मुकाबले में? सेकंड और वन के मुकाबले में। एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती थी, और ये सेकंड और फर्स्ट के मुकाबले में थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ठीक है, ये आगे थर्ड जनरेशन के फीचर्स। और इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM 360 सीरीज थी, हनीवेल की 6000 सीरीज थी, PDP थे, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर के दो थे, एक 8 और एक 11। IBM के थे 360 और 168, और TDC और ICL ये दो कंप्यूटर थे। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको पेपर में आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस पर। नो कम्स टू फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन का जो पीरियड था वो था 1971 से 1980। ओके, ये इस टाइम का पीरियड है। और इसमें क्या हुआ, आईसीज को रिमूव करके
रिप्लेस करके VLSI आ गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI को यूज़ कर लिया गया। ठीक है, आईसीज में क्या थे, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एम्बेड कर दिया गया। अब VLSI में क्या है, VLSI में 5000 ट्रांजिस्टर्स थे, वो भी सर्किट एलिमेंट्स थे एक ही सिंगल चिप में, यानी कि एक सिंगल कंपोनेंट में 5000 ट्रांजिस्टर और भी अलग अलग रजिस्टर, कैपेसिटर, सब कुछ एम्बेड कर दिया गया। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना साइज को छोटा बना दिया गया और इसकी एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज कर दी गई, इनको कितना फास्ट कर दिया गया। सारा काम एक ही जगह पे होगा और वो छोटी सी चीज़ ही करेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो गया, 4th जनरेशन का माइक्रो कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया, माइक्रो कंप्यूटर बन गए 4th जनरेशन में। ठीक है, अब 4th जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो क्या यूज़ हुए, टाइम शेयरिंग। मैंने पहले ही बता दिया, टाइम शेयरिंग में होता है कि टाइम अलॉट कर दिए जाते हैं अलग अलग यूज़र्स को, कि आप सेम टाइम पे यूज़र्स जो हैं वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम नेटवर्क, रियल टाइम नेटवर्क बहुत ही फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थे और क्विक रिस्पॉन्डेंट थे यूजर्स को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या करते थे, ये इनके पास मल्टीपल प्रोसेसर होते थे, मल्टीपल सेंटर प्रोसेसर होते थे, जो क्या करते थे मल्टीपल यूजर्स को सर्व करने के लिए, मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन सर्व करने के लिए यूज़ की जाती थी। कहने का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो 4th जनरेशन में यूज़ हुआ, ये क्या करता था, इसके पास मल्टीपल सेंटर प्रोसेसर थे। ठीक है, ताकि वो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन को सर्व कर सके मल्टीपल यूजर्स को, जिसकी वजह से उनका जो लोड था, लोड रिडक्शन हो गया। ठीक है, लोड कम हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी है ना, वो इंक्रीज होगी। ठीक, और इसमें क्या हो गया, अगर यूज़र एक साइट पे है तो उसको ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल करता है कि तू दूसरी साइट के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी तू यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज था। अगर मतलब कि सिर्फ अपने ही नहीं रिसोर्सेज यूज़ कर सकता, वो दूसरे टर्मिनल्स के भी, दूसरी साइट के भी रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है यूज़र। ये एक बेनिफिट थे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, ये उसमें यूज़ हुए थे। अब इनके 4th जनरेशन के फीचर्स क्या हैं, 4th जनरेशन के हम फीचर्स बात करते हैं। 4th जनरेशन के फीचर्स में VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। ठीक है, बता दिया, आईसी को रिप्लेस कर दिया गया, VLSI को यूज़ कर दिया गया। थोड़े चीप थे, इनसे फर्स्ट सेकंड थर्ड से चीप थे, पोर्टेबल थे और रिलायबल थे। इनको पोर्टेबल थे और इन पे ट्रस्ट किया जा सकता था, ये रिलायबल थे। ठीक है, यूज़ ऑफ पीसीज, अब पर्सनल कंप्यूटर बन गए। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की इन्वेंशन 4th जनरेशन में होती है। ठीक है, साइज बहुत स्मॉल था, एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, और कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और कंप्यूटर जो थे वो इजीली अवेलेबल थे, साइज़ बड़ा भी नहीं था, तो पोर्टेबल भी थे, स्मॉल साइज़ था, फास्टर थे, चीपर थे, तो अब वो इजीली अवेलेबल थे। ठीक है, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो ये हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, DC10 स्टार 1000, PDP 11, क्रे के 2 थे, ये सुपर कंप्यूटर्स हैं 1 और XMP, ये आप याद कर लीजिएगा, ये इसके कंप्यूटर्स हैं, इसके 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से इन्वेंशन हुई थी। ओके, देन हम चलते हैं 5th जनरेशन पे। अब 5th जनरेशन क्या है, 5th जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1980 से अभी तक का है। ठीक है, 1980 से अभी तक का जो पीरियड है वो है 5th जनरेशन। ठीक है, इस जनरेशन में क्या हुआ, VLSI टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। पहले आ गए आईसीज में ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये यूज किए गए। ठीक है, फिर आ गया VLSI में 5000 ट्रांजिस्टर और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एम्बेड कर दिए गए एक स्मॉल चिप में। इसमें क्या हुआ, ULSI में एक आपका जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, बिल्कुल छोटे सा प्रोसेसर चिप है, उसमें आपके जितने भी कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, आईसीज हो, इतने 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप में एम्बेड कर दिया गया। ULSI जिसे कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक, और इस जनरेशन 5th जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का यूज़ हुआ, मतलब उस पर बेस्ड थे।
ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या हो गया? पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, लार्ज प्रोसेस हैं, उनको स्प्लिट करके छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, स्प्लिट कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है साइमल्टेनियसली एक ही बार अलग अलग प्रोसेसर्स में, एक ही कंप्यूटर के साथ जो अटैच्ड होंगे। कहने का मतलब ये, आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, मे बी 4, 5, 7, 8 कुछ भी हो सकते हैं, बहुत से प्रोसेस हैं। अब आपके पास एक लार्ज प्रोग्राम है, लार्ज प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है। अब हम क्या करेंगे, उस पैरेलल प्रोसेसिंग की मदद से, पैरेलल प्रोसेसिंग की मदद से क्या होगा, लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाएगा और उनको इकट्ठे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा अलग अलग प्रोसेसर में, जो कि एक कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये इसकी टेक्निक की वजह से ऐसी मशीन्स बनाएगी जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह थिंक करेगी, ह्यूमन बीइंग की तरह सोचेगी। उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि वो ह्यूमन की तरह सोचेंगे, ह्यूमन की तरह एक्ट करेंगे। दे विल मिमिक देयर एक्शंस, वो इंटीमेट करेंगे, ह्यूमन एक्शंस को करेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये वही पॉसिबल है, यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन उनमें फीड करेंगे वो वही काम ही करेंगे, ठीक है। फिर भी ये यूज़र पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल रिबोट की बात करते हैं, रिबोट भी 5th जनरेशन में ही आए, ठीक है। इनमें यूज़ हुआ प्रोलॉग लैंग्वेज, याद रखिएगा, प्रोलॉग लैंग्वेज यूज़ होता है रोबोट में, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोलॉग लैंग्वेज यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बनाए जाते हैं, उनमें इंस्ट्रक्शन फीड की जाती है, प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है, ऐसी मशीन्स बनाई जाती हैं जो ह्यूमन की तरह सोचते हैं, ठीक है, और ह्यूमन की तरह मिमिक करते हैं, इंटीमेट करते हैं, ओके। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस सभी, तकरीबन सभी आ गई थी, सी भी आ गई थी, C++ भी आ गई, जावा भी आ गई, .NET भी आ गई, सब कुछ ही आ गया इसमें। 5th जनरेशन के फीचर्स, 5th जनरेशन के फीचर्स की बात करते हैं। 5th जनरेशन में ULSA टेक्नोलॉजी आ गई, ये मैंने बता दिया आपको, अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते थे, ठीक है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है वैसे भी कर सकते हैं उनकी प्रोसेस में। पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आ गया। पैरेलल प्रोसेसिंग आपको बता दिया मैंने, बड़े प्रोग्राम को स्प्लिट कर दिया जाता था पार्ट्स में, फिर उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता था डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर में, जो कि एक कंप्यूटर के साथ अटैच होते थे। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुई, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सब कुछ आगे पढ़ेंगे, जितना भी पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। और मोर यूजर फ्रेंडली हो गया था क्योंकि फीचर्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। आजकल के आप कंप्यूटर देखते हो ना, आजकल के कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, क्योंकि अब सब कुछ आइकन, सब कुछ ग्राफिक्स, सब कुछ इतने ज़्यादा फीचर, मल्टीमीडिया फीचर्स आ गए, तो वो ना यूज़र फ्रेंडली बन जाता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन यूज़र एंड ये कंप्यूटर, ओके। देन ये कंप्यूटर जो हैं बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, और बहुत ही कम्पैक्ट हैं, चीपर भी हैं, ठीक है। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो ये लिखे हुए हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक, ये सब के सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन तक हमने पढ़ा। इसके हमने देखा कि टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या थी, क्या क्या चेंज होते रहे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करते रहे। फिर बाद में हमने उसमें ये भी पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज़ होते रहे। फिर हमने ये भी पढ़ा कि उस जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं और उनमें पहले क्या ड्रॉबैक थी और आस्ता आस्ता क्या मॉडिफिकेशन होती रही। यही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं, और इसी में से कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। और जो हाईलाइटेड